ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन पे 20 kg मास रखा हुआ है और ये एक मास m है। ये सिस्टम और ये सिस्टम दोनों इक्विलिब्रियम में है, तो तुम्हें m की वैल्यू पता करनी है। ड्रॉ कर लिया फिगर सबने? हाँ सर। हाँ सर। ट्राई करो। सर 20 होगा? इसका इसके लिए हाँ m इज इक्वल टू 20। सर फर्स्ट का मास 20 होगा। चलो फर्स्ट वाले का 20। हाँ सर, Second फर्स्ट वाले का 20। सबका आ रहा है 20, बाकी लोग भी करेंगे। हाँ बहुत ही सर, सिंपल सा 20 प्रॉब्लम। 20 20 kg। आ रहा है ना? चलो देखो क्या करना है। अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो इसका, तो ऊपर टेंशन T लगेगा, नीचे 100 लगेगा, ठीक है ना? इस ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो ऊपर टेंशन T, नीचे 100, यानी यहाँ से तुमको क्या मिलेगा? T इज इक्वल टू सर m 100 इक्वल मिलना। टू 20। ठीक है। अब बात करते हैं, यही यही जो धागा था ऐसे घूम के गया है और ऐसे है, तो इधर भी टेंशन T ऊपर और टेंशन T ऊपर। क्लियर? अगर यहाँ पे काटोगे तो ऊपर 2T और T लग रहा है, तो इधर डायरेक्टली तुम 2T लिख सकते हो। सारी बात समझ में आया? ये जो पुली है इसमें जितना फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा उतना ही फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। तो ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? यहाँ पे टेंशन T, इस रस्सी पे टेंशन T, तो ऊपर लग रहा है 2T, तो नीचे कितना लगेगा? 2T लगेगा। तो अगर ये जो धागा है इसमें नीचे की तरफ इसमें 2T लग रहा है, तो ये धागा इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ 2T लगाएगा। मतलब इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो यहाँ होगा ऊपर 2T, नीचे होगा mg, और g की वैल्यू हम 10 लेकर के इसको सॉल्व कर रहे हैं। आ रही बात सबको समझ में? जिससे नहीं हुआ उसको समझ में आ रहा है? ये फ्री बॉडी डायग्राम 10 kg मास का, ऊपर टेंशन T, नीचे 100। इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो इस पुली का थोड़ा सा हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि इस पुली में ये जो स्ट्रिंग धागा है ऊपर टेंशन T लगा रहा है, ऊपर टेंशन T लगा रहा है, तो नीचे जो धागा है वो 2T लगाएगा, तब जा करके ये पुली इक्विलिब्रियम में रहेगा। फिर उसके बाद उस 2T को इस मास पे लगाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, कुछ ऐसा आएगा। तो अब लिख सकते हो mg इज इक्वल टू, सो mg इज इक्वल टू 2 into 100, जो यहाँ पे तुमने कैलकुलेट करा था T100 वो पुट कर दो, और m into 10 कितना होगा? सिंप्लीफाई करोगे इट विल गिव m इज इक्वल टू 20 kg। ये पहले का आंसर है तुम्हारा। अभी हम सारी चीजें इक्विलिब्रियम में रख के कर रहे हैं। मोशन भी करवाएंगे, एक्सेलरेशन जहां निकालना होता है उसके बारे में भी देखेंगे। इसके लिए कैलकुलेट करो, क्या हटाऊं? किसी को डाउट हो तो बोल दो, इसमें सबको क्लियर है? तो सेकंड वाला का भी 20 होगा। सेकंड वाले का भी 20 आ रहा है। हाँ सर। ठीक है, अब सेकंड वाले का देखते हैं। इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, सबसे पहले वही धागा काट दो, इधर काट दो, इधर काट दो। इधर टेंशन T लग रहा है, तो इधर ऊपर की तरफ टेंशन T लगेगा, इधर भी टेंशन T, और नीचे 2T लगेगा। ठीक है ना? ये जो पुली वाला काम है ना, इधर ही कर सकते हो आराम से। ये सेम स्ट्रिंग है, सेम धागा है, सब में टेंशन सब जगह सेम रहेगा। हाँ सर, सेकेंड वाला भी 20 kg। ये 2T नीचे की तरफ, अगर इसमें नीचे की तरफ 2T लग रहा है तो ऊपर इधर लगेगा 2T। तो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो तो समझना, अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे इधर T लगेगा। इस mg का एक कंपोनेंट आता है, मैंने पहले ही बताया था कि mg का कंपोनेंट डायरेक्टली इधर लिख सकते हो, mg sin थीटा, sin 30 डिग्री की जगह 30 है तो ये लिख सकते हो। अगर नॉर्मल रिएक्शन हमसे पूछता तो नॉर्मल रिएक्शन भी कैलकुलेट कर सकते थे, क्योंकि इधर एक mg का कंपोनेंट होगा mg cos 30 डिग्री, ठीक है ना?
ये वाली जो चीज, अगर ये एंगल तुमको पता है, डायरेक्ट इधर ये लिख सकते हो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग। mg शो करने का जरूरत नहीं है, mg का कंपोनेंट सीधे शो कर दो। तो यहाँ से t जो होगा, t विल बी हाउ मच, 20 into 10, और sin 30 का वैल्यू कितना होता है, हाफ। सो इट विल बी हाउ मच, इट विल बी 100 अगेन। टेंशन फिर से तुम्हारा कितना गया, 100 आ गया। और अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इसमें टेंशन 2t ऊपर लग रहा है, नीचे mg लगेगा। सो 2t किसके बराबर होगा, mg के बराबर। और m सॉल्व करोगे तो इट विल बी 2t/10। t हमने जस्ट अभी कैलकुलेट करा, तो 200 डिवाइडेड बाई 10, दैट मींस इट विल बी आल्सो 20 kg। आ रही बात समझ में? फ्री बॉडी डायग्राम आना इक्विलिब्रियम चाहिए। है तो टी डैश इक्वल टू 2t दिख रहा है, बट इक्विलिब्रियम नहीं है तो टी डैश इक्वल टू 2t नहीं दिख पाएंगे ना। कौन सा इक्विलिब्रियम नहीं है तो इधर ये वाला? सर वो हाँ हाँ हाँ। नहीं, ये इक्विलिब्रियम रहे या ना रहे, अगर सवाल में पुली मासलेस है, ठीक है ना, अभी हमें पढ़ना ही होता है हाँ। मासलेस पुली। तो अगर पुली मासलेस होता है ना, तो अगर ऊपर टूटी लग रहा है तो पुली पे नीचे टूटी लगेगा ही। इफ पुली इज मासलेस, अगर पुली के मास आ गया, देन इट विल बी डिफरेंट। हाँ। लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है, हमारे सिलेबस में पुली को मासलेस ही पढ़ना होता है, वो सवाल में लिखा ही होता है कि पुली इज मासलेस एंड स्ट्रिंग जो भी है वो भी मासलेस है। तो मासलेस पुली के लिए अगर ऊपर टूटी लग रहा है तो नीचे भी टूटी लगेगा, ठीक है ना। ओके सर। हाँ पुली केस में सर नहीं मेन सोचेंगे, पुली। सर जेई मेन पर भी ओ स्ट्रिंग का मास और पुली का मास नहीं लगता। मेन क्या, एडवांस की बात, एडवांस में भी नहीं लगता है, ठीक है। पुली में जब मास देता है ना तो फिर वो रोटेशन में चला जाता है। पुली में जब मास देगा तो वो न्यूटन्स लॉ का प्रॉब्लम कहाँ चेंज हो जाएगा, जाकर के रोटेशन में घुस जाएगा, क्योंकि पुली अब रोटेट करता है, वो ट्रांसलेट नहीं करता है, वो रोटेट करता है, फिर नीचे भी ऊपर नीचे स्लाइड करता है। तो ट्रांसलेशन से रोटेशन में घुस जाता है, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तुम्हारे लेवल पे। तो मोस्ट ऑफ द केसेस जब हायर स्टडीज करते हैं, जो ग्रेजुएशन करते हैं फिजिक्स लेकर के या इंजीनियरिंग लेकर के, उनको पुली मास दिया जाता है, ठीक है ना। तुम्हारे लिए अभी एडवांस के भी बहुत सारे प्रॉब्लम देखोगे, उसमें लिख देगा पुली इज मासलेस, फिर सॉल्व करो, हो जाएगा, ठीक है। तो पुली जब भी मासलेस होगा तो एक चीज पक्का दिमाग में आजी से बैठा लो कि जितना फोर्स ऊपर लगेगा उतना ही फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, जितना फोर्स दाएं लगेगा उतना ही फोर्स बाएं भी लगेगा। तो ऊपर टूटी लग रहा है तो नीचे टूटी लगेगा, और नीचे जो कि एक स्ट्रिंग है तो यही एक स्ट्रिंग टूटी लगाएगा, तो टूटी सीधे यहाँ मैंने लगा दिया। और कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। नहीं चलो सर। इसको हटाते हैं। उसके लिए भी है, इतना मतलब ज्यादा मुश्किल है नहीं कि अगर पुली मासलेस नहीं दिया, मास दे दिया तो उसके लिए क्या होगा। उसके लिए अभी थोड़ा आगे पढ़ लेंगे, वो भी मैं बता दूंगा, परेशान मत हो कि सर अगर एडवांस में सवाल आ गया तो क्या करेंगे। आ जाएगा तो भी कर सकते हो। चलो एक और सवाल करते हैं इस टाइप का, फिर चलेंगे स्प्रिंग पे। स्प्रिंग से रिलेटेड अभी हमने कोई प्रॉब्लम नहीं करा है। इसको बोलते हैं क्लैंप। ये जो लगा हुआ है ना यहाँ पे, जो पुली को होल्ड कर रहा है, इसको बोलते हैं क्लैंप। तुम्हें पता करना, फाइंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द क्लैंप। नेट फोर्स तुम्हें पता करना है क्लैंप पे। अगेन कुछ मेंशन नहीं करा गया तो पुली को मासलेस रखेंगे। बोर्ड दिख रहा है ना क्लियर? हाँ ठीक है। इतना टाइम लग रहा है क्या इसमें? अरे ये सब 200 सर 20 into 9.8 kg। 200 न्यूटन। 200 न्यूटन।
चलो देखते हैं। सर वो जी का 10 नहीं तो दिया 10 ले गया लो, था, तो वो 9 10 ले लो, हाँ 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 10 ही ले लो। तो 20 100 सर न्यूटन सर। 200 लग रहा है, चलो समझते हैं। हाँ देखो इसको काटोगे यहाँ पे, इसमें इधर टेंशन टी, ऊपर की तरफ टेंशन टी, इधर काटोगे यहाँ पे टेंशन टी लगेगा। तो जो पुली, जो भी तुम्हारा क्लैंप है ना, क्लैंप पे जो फोर्स लग रहा है उसको ध्यान से देखोगे। जो भी तुम्हारा क्लैंप है उसमें इधर T। टेंशन टी लग रहा है और इधर टेंशन टी लग रहा है। सारी बात समझ में? जो क्लैंप है उस पे कौन कौन सा फोर्स लगाएगा? क्लैंप पे फोर्स लगेगा इस टेंशन के चलते, इस टेंशन के चलते, क्योंकि क्लैंप उसी का रिएक्शन देगा। जो पुली है ना उसके ऊपर से धागा घूम के जा रहा है, और पुली जो है वो किससे कनेक्टेड है? क्लैंप से कनेक्टेड है। तो जो भी पुली पे फोर्स लगेगा वो फोर्स किस पे लगेगा? क्लैंप पे लगेगा। और पुली पे फोर्स कितना है? नीचे की तरफ टेंशन टी और इधर की तरफ टेंशन टी। तो यहाँ से अगर टेंशन टी निकालते हो तो टेंशन टी विल बी हाउ मच? इट विल बी 100 इंटू 100, दैट इज 100 न्यूटन। अब जिसने जिसने भी क्या करा है ना, उसको 200 बोल रहा है, उसने वेक्टर का ध्यान नहीं रखा है। क्योंकि टेंशन जो है वो फोर्स है और फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इधर लग रहा है 100 और इधर लग रहा है 100, दोनों का डायरेक्शन सेम होता तब उसको हम 100 बोलते हैं। इन दोनों के बीच में एंगल कितने का है? 90। 90 डिग्री का है। तो जो जो भी तुम्हारा क्लैंप पे फोर्स आएगा, जिसको मैं एफ से लिख रहा हूँ, इट विल बी रूट ओवर 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, ना कि 100 प्लस 100 करेंगे। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। तो दिस विल बी 100 रूट 2, ना कि 200। आंसर कितना होगा तुम्हारा? जो फोर्स होगा क्लैंप पे दैट विल बी 100 रूट 2। क्योंकि दोनों जो टेंशन है, ये टेंशन कितने डिग्री के एंगल पे है? 90 डिग्री के एंगल पे। एक वर्टिकल फोर्स है, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है। इन दोनों का जो नेट फोर्स होगा दैट विल एक्ट ऑन द क्लैंप। तो नेट फोर्स कैसे निकालोगे इसका? F इज इक्वल टू 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर का रूट ओवर, इट विल बी 100 रूट 2। समझ में आ गया? हाँ कोई दिक्कत हाँ सर। नहीं है ना? चलो फिर हटाते हैं इसको। अब थोड़ा स्प्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे अगर तुमको स्प्रिंग दिया हुआ, ये एक स्प्रिंग दे दिया जिससे एक 20 केजी का मास हैंग कर रहा है, और स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है वो है 100 न्यूटन पर मीटर। तो तुमको पता करना, फाइंड एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग में जो एलोंगेशन होगा वो कितने का होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये सब करेंगे। सर 2 अगर मीटर। किसी 2 मीटर, अगर इस स्प्रिंग से इसको हैंग करके रख रहे हैं तो कितने का एलोंगेशन होगा वो हमें पता करना है। तो 2 मीटर। अगर ध्यान दोगे तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इसमें फोर्सेस कितने लग रहे होंगे? नीचे की तरफ 20 इंटू 10 और ऊपर लगेगा एफएस, यानी एफएस कितने के बराबर है? 200 के बराबर है। एफएस की जो वैल्यू वो कितना है? 2 मीटर बहुत ज्यादा हो जा रहा है, इसमें थोड़ा सा चेंज कर दो, यहाँ पर एमएम लिख दो। 100 न्यूटन पर एमएम कर दो, क्योंकि 2 मीटर बहुत ज्यादा ये हो जाएगा, लेंथ एक्सटेंशन हो जाएगा। तो जो एफएस की वैल्यू है ना, एफएस की वैल्यू कितनी होगी 200 के बराबर होगी। सारी बात समझ में? एफएस की वैल्यू कितनी होगी? 200 के बराबर। और हमें पता है एफएस किसके बराबर होता है? एफएस बराबर होता है के एक्स के। एफएस किसके बराबर होता है? के एक्स के। मतलब के एक्स बराबर है 200 के। अब के की वैल्यू पुट करोगे तो ध्यान लो, वही मैंने जो चेंज करा उसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर इसको एमएम में रखोगे तो एलोंगेशन जो आएगा वो एमएम में आएगा। मतलब ये 100 2 में न्यूटन पर एमएम जो है, इसको सिंप्लीफाई करोगे इनटू एक्स, ये बराबर होगा 200 न्यूटन के। तो न्यूटन न्यूटन तो चला जाएगा, 100 से ये 2 टाइम्स में जाएगा, एक्स जा करके उधर मल्टीप्लाई करेगा तो एमएम, एक्स इज इक्वल टू 2 mm हो जाएगा। आ रही बात समझ में? जिसने भी 2 मीटर बताया ना उसने पिछले वाले के अकॉर्डिंग सही बताया, 2 मीटर होगा, लेकिन 2 मीटर बहुत ज्यादा वैल्यू हो जा रहा है, इसलिए इसको चेंज कर दो। समझ में आ रहा है? तो ये सिंपल सा प्रॉब्लम है, बहुत ही सिंपल है।
बनाओ, f इज इक्वल टू के एक्स यूज करो, सॉल्व करो, हो जाएगा। अगर ऐसा बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे लिख सकते हो के एक्स इज इक्वल टू एम जी, यहाँ से x इज इक्वल टू एम जी बाई के, एलोंगेशन पता चल जाएगा तुमको। अगर ऐसा डायग्राम दिया हुआ है तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम जी बाई के, वैल्यू पुट करो, सिंप्लीफाई करो। कुछ फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं है यहाँ पे। एक और करते हैं, अब थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं। अगेन तुमको पता करना, फाइंड एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। फाइंड एलोंगेशन इन द स्प्रिंग, सॉरी स्प्रिंग। क्वेश्चन वही है, अभी भी तुमको एलोंगेशन ही पता करना है। सर 0.04 मीटर। 0.04, चलो एक आंसर बता दिया, x इज इक्वल टू 0.04 0.04 मीटर, यस सर। ठीक है, सबका रहा, बाकी लोग भी करेंगे। हो गया हाँ सर 0.04। 04, चलो इसको यहाँ से काटो, यहाँ सर से काटो, धागा। 0.04। ठीक है, ऊपर टेंशन टी लगेगा, इधर टेंशन टी, इधर टेंशन टी, ठीक है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो टी जो होगा वो 20 के बराबर होगा। टी इज इक्वल टू 20, तुमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, 20 न्यूटन, ठीक है ना। अब चलेंगे पुली के पास। पुली पे जो जो फोर्सेस लग रही है, पुली पे मैंने पहले ही बताया कि जो फोर्सेस नीचे जितना लगता है उतना ही फोर्स किधर लगता है, ऊपर की तरफ लगेगा। तो अगर पुली की बात करोगे तो इसपे नीचे कितना लग रहा है, 2t लग रहा है। यहाँ पे t और यहाँ पे t दोनों ऐड करके 2t, और ऊपर कितना लग रहा है, ऊपर लगेगा kx के बराबर। x जहाँ क्या है, एलोंगेशन है, कि उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है, मतलब kx की वैल्यू किसके बराबर है, 2t के, यानी x कितना हो जाएगा, 2t बाई के। वैल्यू पुट करो, 2 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 1000, सिंप्लीफाई करोगे x इज इक्वल टू जो भी तुमने बताया 0.04 मीटर। आ रही बात सबको समझ में। तो बेसिकली मेन मोटिव यह क्या है, तुमको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आना चाहिए। पुली कैसे बिहेव करता है वो तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। पुली में जितना फोर्स नीचे लगेगा उतना ही फोर्स ऊपर लगेगा, उसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर उसका ध्यान नहीं रखोगे तो एक एक्स्ट्रा नोन आ जाएगा, फिर तुम उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। हो गया। तो ये कुछ स्प्रिंग से रिलेटेड है। स्प्रिंग से जब भी चीजें हैंग होगी तो उसमें या तो एक्सटेंशन होगा, एक्सटेंशन तुमको निकालने को पूछ देगा, कैसा भी कॉम्बिनेशन बना करके देगा। तुम्हारा मेन काम क्या होगा, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ फिर सॉल्व कर दो। आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। और क्वेश्चन देखते हैं। एरो पे ध्यान देना। दोनों केस में ग्राउंड पे एक बॉडी रखा हुआ, और दोनों केस में तुम्हें निकालना क्या, फाइंड ए नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक
and ground. And number 2, acceleration of block. इसमें मैं बोल रहा हूँ एरो पे ध्यान देना, थोड़ा सा एरो अंदर की तरफ है। होगा? सर नॉर्मल 20 + 50√3। नॉर्मल 20 + सर 50√3। हाँ सर सर। पहले वाला का सर 25√3। चलो देखते हैं, तुम्हारा काम होगा बस मैच कराना है। एक बार देख लो, ये जो ब्लॉक है इसका फ्री बॉडी सर डायग्राम पहले वाला का नॉर्मल या दूसरे वाला का नॉर्मल? पहले वाले का पहले बताओ ना, इसका नॉर्मल बताओ कितना आ रहा है? 30 -30 -30 आ रहा है। सबका -30 आ रहा है? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। -30 का मैं मतलब बताऊंगा कि -30 का क्या मतलब होता है। ठीक है, अब देखो ये जो नॉर्मल रिएक्शन तुमने कैलकुलेट करा, सबसे पहला चीज अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो इधर mg लगेगा, इधर f लग रहा है, और इधर की तरफ तो मानते कि नॉर्मल रिएक्शन लगता, क्योंकि ये जो बॉडी है, ये जो ग्राउंड है, ये इसको किधर की तरफ धक्का देगा? ऊपर की तरफ। तो कोई भी सोचता तो क्या सोचता कि ऊपर की तरफ सर नॉर्मल पहले वाले में नॉर्मल रिएक्शन 50। -30 बोल रहा है, कोई 50 बोल रहा है, क्या चल रहा है? चलो तुम्हारा भी लिख लेते हैं कि 50 आ रहा है, कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है, समझो क्या हो रहा है। ये जो फोर्स है, ये जो F फोर्स है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर की तरफ और एक ऊपर की तरफ। इस फोर्स का अगर इधर की तरफ कंपोनेंट लोगे तो इट विल बी F cos 30 डिग्री, और ऊपर की तरफ होगा F sin 30 डिग्री। आ रही बात समझ में? हाँ सर। होगा इतना। अब जो भी फोर्सेस वर्टिकल डायरेक्शन में लग रही हैं, इट विल बी N + F sin 30 डिग्री। ये किसके के बराबर होना चाहिए? mg के बराबर होना चाहिए। यही से तुम नॉर्मल रिएक्शन निकाल सकते हो। क्लियर है? हाँ सर। और अगर n देखोगे तो n विल बी mg - f sin 30 डिग्री। तो mg कितना मास है तुम्हारा 2, 10 अगर g रखते हो तो 20 हो जाएगा, माइनस f है तुम्हारा कितना 100, sin 30 होता है कितना हाफ। सिंप्लीफाई करोगे -30 आया। देखो -30 का मतलब क्या होता है पहले ये देखना है। -30 कहने का मतलब होता है नॉर्मल रिएक्शन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। नॉर्मल रिएक्शन क्या है तुम्हारा? कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। माइनस आने का मतलब ये है ना, इस ब्लॉक का ग्राउंड के साथ कांटेक्ट खत्म हो गया। आ रही बात समझ में? क्या बोल रहा हूं? एक्सेलरेशन सर 25√3। एक्सीलरेशन 25। A = हाँ 25√3। 25√3। ठीक है, चलो देखते हैं। ये नॉर्मल नेगेटिव का मतलब पहले समझ रहे हो कि नॉर्मल नेगेटिव का क्या मतलब है? नॉर्मल नेगेटिव कहने का मतलब है ये जो ब्लॉक है ये अब ग्राउंड के कांटेक्ट में नहीं है, ये ग्राउंड से कांटेक्ट छोड़ चुका है। तो अगर अभी ऐसा कुछ सवाल तुमसे पूछा जा रहा हो ना, नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, अगर ऑप्शन तुम्हारे पास दिए हुए हैं तो कभी भी n = -30 टिक नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन या तो 0 होता है या तो पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव नहीं होता। अगर तुमने कैलकुलेट करा नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव आ गया तो ऑप्शन में टिक करना होगा, तो ऑप्शन 0 वाला टिक करेंगे, क्योंकि उस पे कोई नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ही नहीं। ये ग्राउंड के टच में नहीं है, ऊपर उठ गया
तब ये नेगेटिव n आ रहा है, क्योंकि ये जो फोर्स F है ना, F sin 30, ये mg से ज्यादा है। ये जो ऊपर की तरफ एक वर्टिकल फोर्स लग रहा है वो क्या है, mg से ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये जो फोर्स है इस वेट को बैलेंस करके, काउंटर बैलेंस करके उसको पिक कर लेगा ऊपर की तरफ। आ रही बात समझ में, ये चीज क्लियर हुआ। हाँ सर। यानी नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे कितना बोलोगे, नॉर्मल रिएक्शन आंसर 30 नहीं 0। बोलेंगे, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे 0 होगा। ये बात समझ में आ गई। और अब वो जिसका 50 आ रहा था ना, वो पता ना क्या कर रहा था, जिसने भी 50 आंसर बताया वो मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या कर रहे। नहीं सर, मेरा एक गलती हुआ था। ओ सर, mg काउंट करना भूल गए। अच्छा, अरे यार, mg सबसे पहले काउंट करना होता है, तुम mg को भी सर भूल जा रहे दूसरे हो। वाले में सर F क्या है सर? दूसरे वाले में f वही सेम वैल्यू है, f इक्वल टू 100 ही है। चलो अब इस केस में एक्सेलरेशन समझते हैं। जिसने भी एक्सेलरेशन निकाला है, कितना बोले थे, 25 रूट 25 रूट 3। 25√3 मीटर पर 25 सेकंड स्क्वायर। चलो देखते हैं कि क्या इतना आंसर आता है कि नहीं। अब समझो, देखो ये जो बॉडी है ना, ये जो बॉडी है, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो देखो क्या क्या ड्रॉ करोगे तुम। नाउ इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम होगा उसमें mg नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन गायब हो जाएगा, इसलिए एक फोर्स दिखेगा F sin 30 ऊपर की तरफ, और इधर की तरफ लगेगा तुमको F cos 30 डिग्री। क्योंकि अब इसके इसके फ्री बॉडी डायग्राम में नॉर्मल रिएक्शन हम शो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे समझ में आ गया, क्योंकि बॉडी ग्राउंड के कांटेक्ट में नहीं है। अब ये जो फोर्सेस लग रहे हैं ना, ये जो 3 फोर्सेस तुमको दिख रहे हैं, एक्सीलेशन इन्हीं तीनों फोर्सेस के चलते होगा, बिकॉज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी प्रोड्यूसेस द एक्सीलरेशन। तो नेट फोर्स कैलकुलेट करोगे, ध्यान देना, नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की अगर बात करो, एफ नेट एच लिख रहा हूं मैं, एच। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है, दिस इज हाउ मच, F दिस cos इज एफ theta। कॉस 30 डिग्री। सिंप्लीफाई करोगे 100 इंटू रूट 3/2, यानी 50√3 आ गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। अब चलते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, एफ नेट वर्टिकल, जिसको मैं भी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो इट विल बी एफ sin 30 माइनस mg। वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ F sin 30, नीचे की तरफ mg। समझ में आ रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, दिस विल बी 30 जो तुमने पहले कैलकुलेट करा था, क्योंकि यही नेट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा था, जिसके चलते जो तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन था वो उल्टा दिख रहा था तुमको, माइनस में आंसर आ रहा था। ये 30 के बराबर होगा। ये चीज समझ में आ रहा है तुमको। वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स है वो 30 आ रहा है, ये सबको समझ में आ रहा है। हाँ सर। कंफ्यूजन में हो, हाँ सर। आधे लोग तो पागल हो गए होंगे कि ऐसा भी होता है क्या, क्योंकि तुमने आंसर इतना ही पे निकाला होगा। जिसने एक्सीलेशन बताया ना एफ नेट, जो तुम्हारा हाँ जिसने सर। भी एक्सीलेशन ये बताया 25√3, उसने क्या करा, बस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को काउंट करा है, उसने वर्टिकल वाले को छोड़ दिया है। क्योंकि जैसे ही नॉर्मल रिएक्शन हटेगा, बॉडी का जो मोशन होगा ना, तुम सोच रहे हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं होगा। अब ये तीनों फोर्स जो लग रहा है, इन तीनों फोर्स के अकॉर्डिंग होगा। इन तीनों फोर्स में एक फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, 2 फोर्सेस है वर्टिकल डायरेक्शन में। अब उन वर्टिकल डायरेक्शन में जो डोमिनेट करेगा, क्योंकि यहाँ डोमिनेट कौन कर रहा है, F sin 30 डिग्री डोमिनेट कर रहा है, तो उसके चलते जो नेट फोर्स आएगा दैट विल कम एज 30 न्यूटन, ठीक है ना। अब इस 30 न्यूटन के चलते और इस 25 न्यूटन के चलते तुम्हें एक्सीलेशन आएगा। तो यहाँ सबसे पहले निकालोगे ए हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सीलेशन होगा, इट विल बी 25√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि तुमने 2 से क्या करा, मास से डिवाइड कर दिया। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सीलेशन होगा, इट विल बी 25√3। इतना समझ में आया, क्योंकि इतना बहुत लोगों ने करा है, ये समझ में आना चाहिए। हाँ सर। अब बात करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सीलेशन होगा, इट विल बी 30/2 नेट फोर्स 15 डिवाइडेड बाई मीटर मास, मींस 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब जो ए अब नेट दोनों होगा को सर उसमें स्क्वायर कर देंगे, रूट लगा दोनों देंगे। का कंट्रीब्यूशन दिखेगा, AH स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, फिर सिंप्लीफाई करके वैल्यू पुट करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, हाँ सर क्योंकि आ रहा तुमने है। तो वैसा वाला करा होगा जिसमें कभी ब्लॉक उठता ही नहीं होगा। यहाँ पे ब्लॉक उठ गया, नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया,
नॉर्मल रिएक्शन 0 हो गया, क्योंकि अभी जस्ट तुमने नॉर्मल रिएक्शन निकाला, वो नेगेटिव आता है, आया नेगेटिव कभी नॉर्मल रिएक्शन नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगना शुरू हो गया, जो 30 न्यूटन था। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पुट करके सिंप्लीफाई कर लेना, रूट में ही आंसर रहने देना, उसके लिए परेशान मत होना कि सर रूट कितना होगा कैसे होगा। आ गया समझ में? किसी को डाउट है कुछ? नहीं सर। हाँ सर। नहीं सर। इसका भी ध्यान रखोगे कि जब नॉर्मल रिएक्शन 0 होगा तो बॉडी का जो मोशन होगा ना, सर that will be सेकंड का नॉर्मल होगा सर 70 सेकंड का नॉर्मल 70 70, हाँ। सेकंड हो तो इजी है, सेकंड और फर्स्ट के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा easy है। एक्सेलरेशन वही होगा सर 25 रूट 3 का 25 रूट स्क्वायर प्लस नहीं 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 उस नहीं उस केस में वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन होगा ही नहीं। जब बॉडी ग्राउंड के कांटेक्ट में होगा तो क्या इसका मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में होगा? वही तो सर, इसमें नहीं होगा। तो नहीं होगा, तो बस आंसर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर बस इतना ही आएगा, क्योंकि उसका मोशन इस फोर्स के चलते, ये जो फोर्स है ना एफ, इस फोर्स के चलते एक ही मोशन पॉसिबल है, दैट इज अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इसके लिए तुम नहीं बोल सकते हो कि सर उसको मैंने गड्ढा करके जमीन में घुसा दिया, ठीक है ना। फोर्स एफ लगाओगे, इसका जो मोशन होगा, जब किसी चीज को पुश करते हो ना, तो ऐसा थोड़े कि पुश कर रहे हो जमीन में घुसे जा रहा है, वो कहाँ मोशन करता है, सरफेस पे मोशन करेगा। लेकिन जब किसी चीज को पुल करते हैं ना, पुल करने में पॉसिबिलिटी आती है कि नॉर्मल रिएक्शन 0 हो सकता है। कभी भी पुश करने में नॉर्मल रिएक्शन 0 नहीं होगा, पुश करते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाता है, और जब पुल करते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन घटता है। और मे बी देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाए, क्योंकि ग्राउंड से मे बी जो बॉडी है वो कांटेक्ट छोड़ सकता है, ठीक है ना। बचपन में वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो टॉय ऐसे खींचते हैं, धागा बांध के टॉय खींचते हैं, तो देखते हो ना कभी कभी वो टॉय उठ जाता है। क्यों उठ जाता है? क्योंकि बच्चे ने कभी इतना फोर्स लगा दिया कि वो फोर्स mg को काउंटर बैलेंस करके उठा दिया। बात समझ में? तो इस केस में बस एक ही पॉसिबिलिटी है कि मोशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, और जब हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा तो यहाँ पे इसका जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इसमें mg नीचे की तरफ, और ये जो f आया ना, ये भी नीचे की तरफ ही लगने लगेगा। f sin 30 डिग्री जो है ये नीचे की तरफ लगने लगा, तो इस बार ये f इस mg को सपोर्ट कर रहा है, जिसके चलते जो ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन इस पे लगेगा। अब कैलकुलेट करोगे तो n विल बी f sin 30 डिग्री प्लस mg होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, और दोनों जब ऐड होंगे तो इट विल बी, ये आएगा 50 और ये था तुम्हारा कितना 20, यानी 70 न्यूटन इस बार तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। और अगर नॉर्मल रिएक्शन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव केस में जब नॉर्मल रिएक्शन होता है तो मोशन होगा बस अलोंग द हॉरिजॉन्टल, जिसके चलते एक्सेलेरेशन निकालोगे, क्योंकि एफ हॉरिजॉन्टल जो तुम्हारा आएगा इट विल बी एफ cos 30 डिग्री, जो वैल्यू आएगा 100√3/2, यहाँ से एक्सेलेरेशन निकालोगे ah, इट विल बी 25√3। दूसरा वाला बहुत सिंपल था, मेन जो दिमाग लगाना था वो पहले वाले में ही लगाना था। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं है? सर बोलो। सर अगर सर कोई ऑब्जेक्ट अगर पुश करने पर वो मिट्टी पे बोला कि मिट्टी पे घुस जाए, तो वो कैसे तुम कैसा दिमाग होगा? दगा भी लिए कि मिट्टी में घुस गया। मिट्टी में घुसने का मतलब है ना कि जो तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन है ना, जो भी तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन है वो क्या हो गया, घट गया। जितना फोर्स लग रहा है ना, तो जितना ग्राउंड को नॉर्मल रिएक्शन देना चाहिए था उतना नहीं दे पा रहा है, ठीक है ना। जैसे क्या है कि मान लो ये एक सरफेस है, तुमने क्या करा, इधर से 100 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, ऊपर से तुमने क्या लगाया, तो नेट फोर्स लग रहा है ऊपर से वो कितने का लग रहा है, 100 न्यूटन का। तो मिट्टी में ये ना घुसे, मिट्टी को ऊपर की तरफ कितना लगाना पड़ेगा, 100 न्यूटन लगा के रखना पड़ेगा, तब ये मिट्टी में नहीं जाएगा। लेकिन अगर मिट्टी ने कम फोर्स लगा दिया, 80 न्यूटन लगा दिया, ठीक है, तो ऊपर का जो 20 न्यूटन था वो बच गया, तो नेट डायरेक्शन में एक नीचे फोर्स आने लगेगा 20 न्यूटन, ठीक है ना। हाँ अगर ये सर। 20 न्यूटन आएगा, ये 20 न्यूटन के चलते एक्सेलरेशन निकाल लो, एज इक्वल टू 20/m, और ये वर्टिकल है। और अगर तुमको हॉरिजॉन्टल पता है, वर्टिकल इधर पता चल गया, फिर यहाँ से एज निकाल सकते हो। सर हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल से फोर्स लग रहा है, तो उसके मिट्टी की तरफ घुसने की कोई पॉसिबिलिटी है क्या?
हाँ होता है ना, क्यों नहीं घुसेगा, बस फोर्स होना चाहिए एक वर्टिकल डायरेक्शन में, भले एंगल पे लगाओ या कैसे भी लगाओ। अगर पॉसिबिलिटी है कि देयर इज अ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, अगर वर्टिकल कंपोनेंट का फोर्स है तो उसके चलते मे बी वो मिट्टी के अंदर जा सकता है। अरे वो ज्यादा तुम्हारा रियलिस्टिक प्रॉब्लम हो गया, तुमसे जो पूछा जाता है ना बुक्स में, इतना रियलिस्टिक प्रॉब्लम नहीं पूछेगा तुमसे कि मिट्टी के अंदर ही घुस गया तो बताओ, नहीं घुसाएगा। आज तक के हिस्ट्री में कभी भी फिजिक्स में ऐसा सवाल नहीं पूछा है कि मिट्टी के अंदर घुस गया। ठीक है ना, हम लोग मोस्ट ऑफ द केसेस आइडियल सिचुएशन पढ़ते हैं जहाँ सरफेस बहुत हार्ड है, जब भी मोशन करेंगे न्यूटन्स लॉ से रिलेटेड, तो जो भी सरफेस होगा उसको बहुत ज्यादा हार्ड मान के चलेंगे कि सरफेस तोड़ के बॉडी अंदर नहीं जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, तो परेशान मत हो। ठीक है चलो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अभी तक जो भी हमने पढ़ा है मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें क्या करना था ना, जैसे स्ट्रिंग पुली या स्प्रिंग मास का जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व करा उसको इक्विलिब्रियम में करा है, मतलब बॉडी रेस्ट में इक्विलिब्रियम में या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। जरूरी नहीं है कि बॉडी जो है हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चले। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये पुली है तुम्हारा, इधर की तरफ हमने हैंग करा है 30 kg का मास और दूसरी तरफ हैंग करा है 50 kg का मास, ऐसा हैंग करके अगर रखे हो, जैसे ही सिस्टम को रिलीज करोगे ना ये सिस्टम मूव करने लगेगा, चलने लगेगा। ये 30 kg का है और ये 50 kg का है, तो जब इसको रिलीज करोगे छोड़ोगे तो क्या होगा, मूव करने लगेगा, चलने लगेगा। ठीक है, और जब चलेगा ना तो तुमसे यहाँ पे पूछा जाएगा फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, इसका एक्सेलरेशन कितना है, इसका एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन पूछ लेगा तुमसे। या फिर जब ये दोनों चल रहे हैं, जब ये दोनों मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे टेंशन कितना है, मतलब अभी जो इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन समझे हैं वो तो है ही, साथ ही साथ तुमसे नॉन इक्विलिब्रियम का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नॉन इक्विलिब्रियम का मतलब इसका भी एक्सेलरेशन होगा, इसका भी एक्सेलरेशन होगा, वो एक्सेलरेशन तुमसे पूछ लेगा। या फिर इस रस्सी में टेंशन कितना होगा वो तुमसे पूछेगा। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है न्यूटन सेकंड लॉ का, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ ने बताया था कि नेट जो फोर्स है किसी भी बॉडी पे उसी के चलते एक्सेलेरेशन आता है, या नेट जो फोर्स है किसी सिस्टम पे उसी के चलते एक्सेलेरेशन आएगा। अगर वो नेट फोर्स 0 हो जाता है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाता है और उस केस में हमें एक्सेलेरेशन नहीं निकालना होता है, उस केस में बस हमें टेंशन निकालना होता है। आ रही बात समझ में? जो कि हम पहले करके आ चुके हैं। क्लियर है? तो हाँ, सर। एक्सेलेरेशन से जो रिलेटेड प्रॉब्लम होंगे उसको बोलते हैं कंस्ट्रेंड मोशन। जो भी जिस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन पूछेगा वैसे मोशन को हम कंस्ट्रेंट मोशन बोलेंगे। यहाँ पे होता क्या है ना कि एक बॉडी का मोशन दूसरे Constant बॉडी के motion, मोशन से कांस्टेंट, अभी स्पेलिंग लिखूंगा मैं, ठीक है सर, ठीक है। कांस्टेंट मोशन। अब कांस्टेंट मोशन में क्या होता है ना कि मोशन ऑफ वन बॉडी इज मोशन ऑफ वन बॉडी इज अफेक्टिंग द मोशन ऑफ अदर बॉडी। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे जो मैंने डायग्राम ड्रॉ करा, समझना कि अगर ये 50 kg नीचे की तरफ आएगा तो पक्का है कि ये 30 kg किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ है ऐसा पॉसिबल है क्या कि ये भी 50 kg नीचे आ जाए और ये 30 kg भी नीचे आ जाए? नहीं सर। ऐसा नहीं सर, नहीं। मतलब इसका जो मोशन है ना, इसका जो मोशन है और इसका जो मोशन है, ये एक दूसरे के मोशन को गाइड कर रहा है। जब भी ऐसा कोई सिस्टम हो जिसमें एक बॉडी का मोशन दूसरे बॉडी के मोशन को गाइड करे या उसको क्या करे, इफेक्ट करे, इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट मोशन। और कंस्ट्रेंट मोशन में हमारे जो सिलेबस में दैट इज रिलेटेड टू स्प्रिंग एंड मास सिस्टम, सॉरी स्प्रिंग मास सिस्टम या स्प्रिंग पुली सिस्टम होगा, या फिर ज्यादा से ज्यादा स्प्रिंग और पुली सिस्टम होगा। ठीक है, हम क्योंकि हमने जो भी पढ़ा है तुमने ध्यान देखा होगा मैंने स्प्रिंग पढ़ाया, स्प्रिंग ही पढ़ाया है, ये दोनों चीजें पढ़ाया। तो जो भी क्वेश्चन होंगे हमारे लिए कंस्ट्रेंट मोशन से रिलेटेड, उसमें या तो स्प्रिंग लगा के देखा दो मासों के बीच में, या फिर धागा लगा के देगा, स्ट्रिंग लगा करके देगा। क्लियर है? तो अब यहाँ पे होता क्या है कि जब भी कंस्ट्रेंट मोशन होता है तो मैंने सारा चीज बता दिया, कंस्ट्रेंट मोशन बोलते किसे है, इस तरीके का मोशन होगा, एक बॉडी का मोशन दूसरे बॉडी के मोशन को गाइड करेगा। और अगर एक बॉडी का मोशन तुम पता कर ले रहे हो तो इजीली दूसरे बॉडी का भी मोशन तुम बता दोगे। आ रही बात समझ में? मतलब जैसे ही एक बॉडी का एक्सेलरेशन निकला इसका भी एक्सेलरेशन तुम बता सकते हो, या इसका एक्सेलरेशन निकला तो इसका एक्सेलरेशन, क्योंकि ये एक दूसरे से अफेक्टेड है। ठीक है ना, तो देखना नेक्स्ट हेडिंग है तुम्हारा कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन लिखना, when a body is guided
when a body is guided to move on a specified path, when a body is guided to move on a specified path due to some restrictions due to some restrictions then such type of motion is known as constrained motion. ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे? कंस्ट्रेंड मोशन बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक बॉडी है जो कि एक दूसरे बॉडी से कनेक्टेड है। बहुत ही सिंपल चीज है ये, इतना भी सिंपल तुमसे नहीं पूछता। ठीक है, तो अगर इसको फोर्स F लगा करके इधर खींच रहे हो, ठीक है ना, फोर्स F लगा करके इधर खींचोगे, अगर ये ब्लॉक मूव करेगा तो उसके साथ साथ ये ब्लॉक भी मूव करेगा, है ना। अगर ये फोर्स लगा करके तुमने खींचा, ये M1 अगर मूव कर रहा है तो N2 भी मूव करेगा। मतलब इसका जो मोशन है कौन गाइड कर रहा है? ये गाइड कर रहा है। ठीक है, कब तक? जब तक इस रस्सी में टेंशन है। ऐसा नहीं कि जिससे कनेक्ट कर रहा है ना, जिससे मोशन को हम रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं उसी को जीरो कर दो। ये टेंशन रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, इसको ये इधर उधर नहीं जाने देगा, इसके साथ ही लेके चलेगा। तो जब तक रिस्ट्रिक्शन है तब तक मोशन जो होगा वो किसके द्वारा गाइड होगा? M2 का मोशन M1 के चलते गाइड होगा। आ रही बात समझ में? और ये जो एग्जांपल है, ये है एग्जांपल ऑफ स्ट्रिंग कंस्ट्रेंड मोशन, क्योंकि यहाँ जो मोशन है वो किसके थ्रू हो रहा है? इस स्ट्रिंग के हेल्प से हो रहा है। या फिर कभी कभी क्या करता है, स्प्रिंग भी लगा सकता है। जैसे यहाँ स्प्रिंग लगा दिया और इधर फोर्स F से खींच रहा है। अब स्प्रिंग लगाने से फायदा क्या होता है ना, तुम पुश भी कर सकते हो और पुल भी कर सकते हो। स्प्रिंग लगाने का क्या फायदा है? की फोर्स तुम इधर भी लगाओ, अगर इसका मोशन गाइड करना है तुम अपोजिट डायरेक्शन में भी फोर्स लगा सकते हो, क्योंकि स्प्रिंग पुश भी कर सकता है। क्लियर है? तो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस इसके पास एक फायदा क्या होता है, ये पुश पे भी काम करेगा, मतलब पुश पे भी गाइड करेगा और पुल पे भी गाइड करेगा। लेकिन ये कब गाइड करेगा? ये हमेशा पुल पे गाइड करेगा। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल है? एग्जांपल ऑफ स्प्रिंग कंस्ट्रेंड मोशन। और यहाँ पे एक और कंस्ट्रेंट रहेगा, ये जो दोनों बॉडीज है ये कभी भी ग्राउंड को लीव नहीं करेंगे। अगर तुम इधर फोर्स लगा रहे हो तो एक कंस्ट्रेंट और है, एक सरफेस पे ही चलेंगे। ऐसा नहीं कि सरफेस से उछलते उछलते ऐसे चल रहा है, सरफेस के अलोंग चलेंगे, ये भी सरफेस के अलोंग चलेगा। जब भी तुमको ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो तुम क्या मानोगे? तुमको मानना है कोई भी क्वेश्चन तुमको स्ट्रिंग, पुली या स्प्रिंग से रिलेटेड होगा, ये नोट में लिख सकते हो। स्ट्रिंग इज massless and inextensible. स्ट्रिंग जो है, जो भी धागा है, जब तक सवाल में मेंशन ना कर दे कि स्ट्रिंग हैज मास, तब तक हम उसको मास नहीं लेंगे। सवाल में अगर नहीं मेंशन करा गया तो उसको कैसे मान के सॉल्व करेंगे? मासलेस मान करके सॉल्व करेंगे। जब उसको मास देना होगा ना धागा का, तो वो बता देगा कि दिस मच मास इज देयर फॉर द स्ट्रिंग, तो सॉल्व करेंगे।
तो मासलेस होगा और इनएक्सटेंसिबल होगा। इनएक्सटेंसिबल का मतलब है कि उसका लेंथ तुम चेंज नहीं कर सकते, ना तो लेंथ उसका बढ़ा सकते हो ना तो लेंथ घटा सकते हो, लेंथ कांस्टेंट रहेगा। जो भी धागा तुमने ले लिया वो धागा का लेंथ कांस्टेंट है, मतलब वो फ्लेक्सिबल नहीं है। जो स्ट्रिंग है वो क्या है, फ्लेक्सिबल नहीं है। क्लियर है? दूसरा, ये पहला। दूसरा जो है तुम्हारा वो है पुली से रिलेटेड। पुली इज massless and frictionless। मतलब अभी जो भी सवाल करेंगे उसमें जब तक मेंशन नहीं करे कि पुली के पास मास है, अब तक हम उसको कैसा मान के चलेंगे, मासलेस मान के चलेंगे और फ्रिक्शनलेस मान करके चलेंगे। फ्रिक्शनलेस क्यों मानते हैं? क्योंकि ये जो रस्सी है, जैसे इसके रस्सी ऐसे घुमा रहा है ना, तो रस्सी चलेगा, तो चलेगा तो पुली के सरफेस पे है और रस्सी सर आपका वीडियो पॉज हो गया था। हाँ सर। हाँ से क्या होगा, ये यहाँ जो भी रिलेटिव उसको फ्रिक्शन जीरो करके चलेंगे, फ्रिक्शनलेस मान के चलेंगे। नेक्स्ट थर्ड जो तुम्हारा, सर एक बार फिर से बताइए सर, आपका वीडियो पॉज हो गया था, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हाँ ये पुली इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। पुली का मास नहीं होगा और पुली स्मूथ कंसीडर करेंगे। थर्ड जो है और वो वो सर है, पुली का जो डायग्राम आपने बताया था उसमें एक्सपेंशन सुनाई नहीं दे रहा सर। हाँ ये जो पुली है ना, पुली में क्या होता है, जब इसको रस्सी से बांध कर रस्सी रस्सी ऐसे लपेटोगे तो इतना देर रस्सी कांटेक्ट में रहता है, ठीक है ना। तो जितना दूर रस्सी कांटेक्ट में है वो कंसीडर नहीं करेंगे, पुली को स्मूथ मान के चलेंगे। इसलिए क्या बोल रहे हैं कि पुली जो है वो फ्रिक्शनलेस है। थर्ड क्या है तुम्हारा, थर्ड जो है वो जो स्प्रिंग आएगा, स्प्रिंग इज ऑल्सो टेकन मासलेस। स्प्रिंग जो भी कनेक्टेड होगा दो बॉडीज के बीच में, उसमें भी कोई मास नहीं होगा, उसका मास जीरो मान के चलेंगे। तो जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का ये अजम्पशन और ये अजम्पशन हमारे ध्यान में रहना चाहिए। हो गया? हाँ सर। चलो समझते हैं अब क्या करना है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन हो, हेडिंग लिख सकते हो, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉन्स्ट्रेन्ड मोशन। यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है वो देखेंगे। अब यहाँ पे मोशन होगा, एक्सेलरेशन होगा, यानी सिस्टम जो है तुम्हारा इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि मोशन हो रहा है। देखो कॉन्स्टेंट मोशन लिखा हुआ है, मोशन होगा, एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ आएगा। और जब अगर एक्सेलरेशन आ रहा है तो उसकी वैल्यू तुम्हें पता करनी होगी। एकदम आसान से सवाल से स्टार्ट करेंगे और इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को भी ध्यान देंगे। दोनों सिमिलर प्रॉब्लम है, एक में नॉर्मल रिएक्शन आएगा और एक में टेंशन आएगा, ठीक है। दोनों का जो मोशन होगा वो आइडेंटिकल मोशन होगा। बस इसमें क्या है, इसमें धागे के चलते हो रहा है जो भी मोशन हो रहा है, कंस्ट्रेंट मोशन, और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन के चलते हो रहा है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन के चलते इस 5 kg ब्लॉक का मोशन होगा और यहाँ पे इस धागे के चलते 5 kg ब्लॉक का मोशन होगा। तो तुम्हें पता क्या करना, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक
ईच ब्लॉक पॉइंट। पहले केस में तुम्हें क्या करना होगा, टेंशन निकालना होगा, और इस केस में नॉर्मल निकालना होगा, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक्स। एक्सेलरेशन 2 आएगा, एक्सेलेरेशन कितना आएगा, 100/15। एक्सेलेरेशन 2 कैसे आ रहा है तुम्हारा, मुझे समझ नहीं आ रहा, 2 कैसे लिख दिया। तो 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 20/3, हाँ। जिसने भी 2 बताया, कैसे बता रहे तुम तो। ड्रॉ कर लियो। इसको हटाऊंगा मैं, ये लिख लियो ना सब। चलो देखो, मान लो तुमको कुछ पता नहीं है, सिस्टम जो पार्टिकल है वो कैसे मूव करते हैं तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम अलग अलग पार्टिकल का फ्री बॉडी डायग्राम बना करके अगर एक्सेलेरेशन निकाल लो, तो उस केस में एक्सेलेरेशन कितना होगा वो समझेंगे। और इसके बाद एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बोलते हैं, उसको देख अगर वो पढ़ लोगे तो इसके लिए पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। सबसे पहले वही बच्चों जैसे करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, अगर बच्चे जैसा सॉल्व करते हो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम में तुम्हें क्या दिखेगा, क्योंकि मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा बस, तो हम वर्टिकल डायरेक्शन का भी जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ 100 न्यूटन लग रहा है इधर की तरफ, ठीक है, और इधर लग रहा है तुम्हारा टेंशन टी, ठीक है ना। वर्टिकल वाले को मैं अभी के लिए नेग्लेक्ट कर दे रहा हूँ, लग रहा है लेकिन उसका यूज नहीं है इसलिए ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इधर नीचे ड्रॉ करोगे mg, ऊपर ड्रॉ करोगे नॉर्मल रिएक्शन, n = mg आ जाएगा, बात बराबर। उधर की तरफ मोशन नहीं हो रहा है, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसको हम कंसिडर करके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये ब्लॉक जो है, ये जो ब्लॉक मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा है, इस पे इतना फोर्सेस लग रहा है, टेंशन थी इधर की तरफ, 100 न्यूटन इधर की तरफ। ये जो ब्लॉक है, इस फोर्स के चलते इधर की तरफ एक्सीलरेट होगा ए से, और यही एक्सीलरेशन तुम्हें निकालना है, समझ रहे हो। इस फोर्स के चलते ये जो ब्लॉक है वो क्या करेगा, इधर की तरफ एक्सीलरेट होगा ए से, ठीक है। और अगर ये ब्लॉक ए से एक्सीलरेट हो रहा है, ये धागा के साथ किसके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ कनेक्टेड है। तो अगर ये ए से एक्सीलरेट होगा तो इसको भी कितने से एक्सीलरेट करवाएगा, ए से ही एक्सीलरेट करवाएगा। अरे बात समझ में। तो अगर तुम्हें क्या करना है, यहाँ से इस फ्री बॉडी डायग्राम से देखोगे तो इस पे नेट, इसको देखो अब कैसे लिखते हैं समझना। यहाँ से जब इक्वेशन बनाना होगा इस फ्री बॉडी डायग्राम से, जब बॉडी एक्सीलरेट कर रहा हो तब इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ध्यान दो। जो भी फोर्सेस एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में लग रही होती हैं, जो भी फोर्सेस एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में लग रही होती है उसको लेते हैं पॉजिटिव। तो एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, 100 न्यूटन, तो 100 को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। जो भी फोर्सेस एक्सीलरेशन के नेगेटिव डायरेक्शन में लग रही हैं उसको लेंगे नेगेटिव। तो 100, यहाँ टी जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है तो -t, ये बराबर किससे होगा, ये बराबर होगा मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सीलरेशन, मतलब 10 × a। समझ में आया कैसे लिख रहा हूँ। तुम्हें पता है फोर्स इज इक्वल टू, नेट फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, किधर से, सेकंड लॉ से। तो नेट फोर्स कैसे निकालोगे, नेट फोर्स निकालेंगे इस मेथड से कि जो भी एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में है उस फोर्स को पॉजिटिव कंसीडर कर लेंगे, जो एक्सीलरेशन से अपोजिट डायरेक्शन में उसको नेगेटिव ले लेंगे, फिर ऐड कर देंगे विथ साइन। तो इस फोर्स को हमने पॉजिटिव ले लिया, इस फोर्स को हमने नेगेटिव ले लिया, ऐड करोगे तो क्या दिखेगा, 100 - c, ये तुम्हारा है नेट फोर्स acting on this body. So this net force must be equal to mass of the body into acceleration. मास कितना है 10, एक्सीलरेशन कितना माना है a, जो हमें निकालना है। क्लियर है, ये इक्वेशन कैसे आ रहा है, समझ में आया। अब इस इक्वेशन में देखोगे तो ना तो तुमको t ना तो तुमको a पता है, सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। दो अननोन है, सॉल्व करने के लिए कम से कम एक और इक्वेशन तुमको चाहिए। तो वो जो इक्वेशन है वो कहाँ से आएगा, वो आएगा यहाँ से, ठीक है। तो अगर इसका एफबीडी ड्रॉ करोगे, इसका एफबीडी में क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, बस यही एक टेंशन लग रहा है
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और कोई फोर्स नहीं है, एक ही टेंशन लग रहा है, इसी टेंशन के चलते बॉडी का मोशन हो रहा है कितने से, ए से, ये भी एक्सीलेट हो रहा है क्योंकि ये धागा से कनेक्टेड है इसके साथ। तो ये टेंशन टी, ये धागा ए, तो क्या होगा तुमको, टी जो होगा एक्सीलेशन के डायरेक्शन में जो भी है, एक्सीलेशन के डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस होते हैं दैट इज टेकन नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ एक ही फोर्स है, तो टी जो होगा इट विल बी 5a, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5a के बराबर हो जाएगी। समझ में आ रहा है ये चीज? ये तुम्हारा दूसरा इक्वेशन, ये कौन सा इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2। तो दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व करके आंसर ला सकते हो। क्लियर है? T is equal to 100/3। हाँ, अभी वो डायरेक्ट वाला मेथड नहीं बता रहा हूँ मैं, डायरेक्ट वाला मेथड भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले जो फ्री बॉडी डायग्राम से जो सॉल्व करके बनाया जाता है वो तुमको बता रहा है। डायरेक्ट मेथड भी है, वही बोल ही रहा हूँ, इसको बिना पेन उठाए भी इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर सकते थे। समझ गया? इतना क्लियर है? अब इसको कुछ ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, सॉल्व करना है। एक्सेलरेशन किसी बच्चे ने बता दिया, सॉल्व करोगे, ए इज इक्वल टू आएगा कितना, 20/3 मीटर पर सेकंड, टेंशन सेकंड स्क्वायर, टेंशन कैलकुलेट करोगे, वो भी किसी बच्चे ने बताया कितना, 100/3 100/3 न्यूटन। ठीक है ना, ये तुम्हारा आ गया। क्लियर है? टेंशन हो गया स्ट्रिंग में, ये क्वेश्चन हो गया। जो दूसरा क्वेश्चन है ना तुम्हारा, उसका भी आंसर यही होगा। दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या होगा, उसका आंसर भी यही होगा, बस वहां टेंशन की जगह नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा। ठीक है? क्यों, उसको समझ लो। ये तुम्हारा एक बॉडी था जिस पे फोर्स लग रहा है इधर की तरफ 100 न्यूटन। ये जो बॉडी है एक ब्लॉक था यहाँ पे जिसके साथ कांटेक्ट में है, वहां उसके चलते यहाँ आएगा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है ना? और इस 100 न्यूटन के चलते ये बॉडी इधर की तरफ एक्सीलरेट करेगा ए से। अगेन इक्वेशन लिखोगे तो दिस इक्वेशन विल बी 100 - n इज इक्वल टू 10a। ठीक है ना? दूसरे सवाल की बात करोगे, क्वेश्चन नंबर बी की, ये हो गया। अब दूसरे बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो उस पे एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। सर किस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा वो किस तरीके से पता करो सर? क्या 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 बोल रहे हो सर? कुछ डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा वो कौन तरीके से पता करना है सर? मत पता करो, किधर भी मान लो अपने मन से। मैंने ए मान लिया इधर की तरफ, ठीक है? उसके लिए दिमाग नहीं लगाना होता है एक्सीलरेशन किधर होगा किधर नहीं होगा, वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है? एक्सीलरेशन इधर हो गया, तुमने मान लिया। ठीक है? अब जब एक्सीलरेशन तुम मान लेते हो ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा साइन कन्वेंशन बदल जाता है। जब एक्सीलरेशन मान लोगे तो किसी एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कंसीडर कर लेंगे। मतलब मान लो इस 100 का जो है, इस डायरेक्शन में जितनी भी चीजें हो रही है उसको हम पॉजिटिव ले लेंगे। ठीक है? एक्सीलरेशन के डायरेक्शन पे अगर ध्यान नहीं देना कि सर किधर डायरेक्शन है, वो आपने कैसे बता दिया, डायरेक्शन तो कहीं भी हो सकता है। मैंने बोला ठीक है चलो मान लिया, एक्सीलरेशन में रैंडमली किधर भी दे दिया। अब दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि सर ऊपर भी जा सकता है, ऊपर नहीं जाएगा, या तो राइट जाएगा या तो लेफ्ट जाएगा। ठीक है? तुमने मान करके ऐसे सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद तुमने ए की जब वैल्यू निकाली तो वो आ गया नेगेटिव। तुमने ऐसे मन से कुछ अपने मन से माना होगा, साइन कन्वेंशन लिया होगा, सॉल्व करने के बाद ए क्या आंसर आ गया, ए आ गया नेगेटिव। तो ये नेगेटिव आने का क्या मतलब हुआ कि जो मैं जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लिया और अभी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, बस खत्म। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है कि सर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर माने, तुम कहीं भी मान लो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में राइट मान लो, लेफ्ट मान लो, मैथमेटिक्स लगा करके जो न्यूटन सेकंड लॉ है वो उसको यूज करके सॉल्व करोगे। अगर आंसर पॉजिटिव आ गया तो जो तुमने डायरेक्शन लिया हुआ है दैट इज करेक्ट। अगर तुमने सॉल्व करा आंसर नेगेटिव आ गया, इसका मतलब जो तुमने डायरेक्शन लिया है वो क्या है, गलत है। और कुछ समझ गया ना? तो मैंने क्या माना था, मैंने माना था इधर एक्सीलरेशन, क्योंकि मुझे पता है कि एक्सीलरेशन इधर ही होगा, इसलिए मैंने लिख दिया। क्योंकि इस क्वेश्चन में तुमको दिख रहा है साफ साफ, ये जो क्वेश्चन है ना इसमें दिख रहा है। जहां नहीं दिखता है ना वहां हम अपने मन से कुछ भी मान लेते हैं। अरे भाई इस क्वेश्चन में दिख रहा है ना कि इसको 100 न्यूटन से इधर धक्का देंगे तो इधर ही मूव करेगा। ऐसा है क्या पॉसिबिलिटी कि ये इधर मूव कर जाए? जहां क्वेश्चन कम